अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज जिस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात की, उसके बाद हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को पढ़ा। दोनों में हमने देखा कि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी का जो था वो अमल दखल था। किस तरह से भला? जिस तरह से हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात अगर करें तो उसमें हमने अराइवल टाइम को जो है वो हर चीज पे प्रायोरिटी दी कि जिसका अराइवल टाइम पहले है उसे हम पहले सर्व करेंगे, उसे सर्विसेज पहले देंगे। इसी तरह से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमने देखा कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसे हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम को परफॉर्म करता है तो उसे दो मोड होते हैं काम करने के लिए उसके पास। एक को यूजर मोड कहा जाता है, एक को कर्नल मोड कहा जाता है। यूजर मोड में वो कौन से काम करता है? जो यूजर से रिलेटेड होते हैं, यूजर एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं, जो आम काम होते हैं, मामूल के काम होते हैं, जिनमें अगर थोड़ा बहुत डिले भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। कर्नल मोड में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के काम परफॉर्म करता है जो क्रिटिकल नेचर के होते हैं, जिनका होना ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो काम प्रॉपरली परफॉर्म ना हो तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह वो नहीं कर सकेगा। फिर उसमें गड़बड़ पैदा हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग में। ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें आप, जैसे ट्रैफिक चल रही हो तो आमतौर पे तो यही मामूल है कि भाई जो भी जिसकी बारी है, जिसकी टर्न है, उसे उस वक्त गुजरने दिया जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे एम्बुलेंस आ जाती है तो फौरन जो ट्रैफिक वार्डन है, फौरन जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो बाकी सारी की सारी ट्रैफिक को, यानी कि उसने बाकी तमाम जो पब्लिक है उसके राइट्स को उसने हजफ किया, उसने सबके राइट्स जो हैं उन्हें खत्म किया और उसे पहले गुजरने दिया जो एम्बुलेंस आ रही थी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा नेसेसरी है काम का परफॉर्म होना उसका। तो इसी तरह से प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस तरह से काम को परफॉर्म करता है। ये राइट्स, हर एक प्रोसेस का अपना एक राइट है, तो ये राइट्स पे नहीं चलता, ये प्रायोरिटी जो है वो असाइन करता है हर प्रोसेस को। किसी प्रोसेस को ये ज्यादा अहमियत देता है, किसी को कम देता है। जो हायर प्रायोरिटी वाले होते हैं उन्हें पहले एग्जीक्यूट किया जाता है बनिस्बत उसके जो लोअर प्रायोरिटी वाले होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ सेलिएंट पॉइंट्स कि किस तरह से ये प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग काम करती है। जॉब विल एग्जीक्यूट दैट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। प्रायोरिटी इज असाइंड एज एन इंटीजर वैल्यू यूजुअली फ्रॉम 1 to 10, तो 1 से लेकर 10 तक आमतौर पे जो है ये इंटीजर वैल्यू में किसी भी जो प्रोसेस को प्रायोरिटी जो है वो दी जा सकती है। स्मॉलर नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज हायर प्रायोरिटी बट इन सम सिस्टम्स विद लार्ज नंबर्स इज कंसीडर्ड एज हायर प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ये हो सकता है कि जितना बड़ा नंबर है उसे उतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, या किसी जगह पे ऐसे भी हो सकता है कि जितना छोटा है, फॉर एग्जांपल 1 वाला प्रोसेस जो है जिसकी प्रायोरिटी 1 है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए बनस्बत उसके जिसकी प्रायोरिटी 10 है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 10 वाले को ज्यादा दी जाए और 1 वाले को कम दी जाए। टू वेरिएशंस एग्जिस्ट ऑफ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, दैट इज प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। बिल्कुल शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह से इसके भी दो वेरिएशंस है। एक को प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का प्रीएम्प्टिव कहा जाता है, दूसरे को नॉन प्रीएम्प्टिव कहा जाता है। तो प्रीएम्प्टिव का जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रीएम्प्टिव वो जिनसे सीपीयू जो है वो ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है खास इवेंट के अकर होने पे। और सेकंड नॉन प्रीएम्प्टिव वो जिनसे सीपीयू को छीना नहीं जाता बल्कि उनकी एग्जीक्यूशन को होने दिया जाता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन की। नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोसेसेस दिए हुए हैं, 5 प्रोसेसेस हैं हमारे पास। ये उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है और ये उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। और ये एक नई इंक्लूजन है इसके अंदर, क्या है भला? प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी ही डिसाइड करेगी कि किस प्रोसेस ने पहले एग्जीक्यूट होना है, किसने बाद में एग्जीक्यूट होना है। इसके बाद हम इसका एग्जिट टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। अगर हम गैंट चार्ट स्टूडेंट्स ठीक बना लेते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो भी ठीक आएगा। हमारा टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड ही हमारा वो आएगा। तो सबसे पहले हम प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, जीरो टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो टाइम पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस जो है वो आ चुका है? प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर को बड़ी प्रायोरिटी कंसीडर करें तो प्रोसेस 2 हमारे पास जो है वो ज्यादा है। ये प्रोसेस 2 जो है वो इसका अराइवल टाइम भी 0 है, इसलिए हम इसे ही पकड़ लेंगे। तो हमारे पास प्रोसेस 2 जो है वो सबसे पहले आएगा। इसका बर्स्ट टाइम कितना है स्टूडेंट्स? इसका बर्स्ट टाइम है 4। ये 4 सेकंड तक जो है वो एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा। अब 4 सेकंड पे हमारे पास 3 प्रोसेसेस जो है वो अराइव हो चुके हैं। प्रोसेस 1 आ चुका है, प्रोसेस 3 आ चुका है और प्रोसेस 5 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे
जो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, प्रोसेस 5 की है, क्योंकि इसकी 2 प्रायोरिटी है, तो ये 1 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 2 प्रायोरिटी वाले का बनता है, तो हम यहाँ पे किसे कंसीडर करेंगे, प्रोसेस 5 को कंसीडर करेंगे। प्रोसेस 5 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5 बर्स्ट टाइम है, तो 4 और 4 जमा 5 हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, 9 वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी 3 और 3, ये दो प्रोसेसेस यहाँ पे जो है ये सेम प्रायोरिटी वाले हैं, और यहाँ पे 9 सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस 4 भी आ चुका है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी क्योंकि कम है इसलिए हम इन दो को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे फिर वही सिनेरियो बनता है शॉर्टेस्ट जॉब वाला, कि जहां पे अगर फॉर एग्जांपल दो जो हमारे हैं प्रोसेसेस हैं उनका बर्स्ट टाइम सेम था, जिस तरह से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, इसी तरह से यहां पे हमारी प्रायोरिटी सेम आ चुकी है। यहां पे भी हम एफसीएफएस को कंसीडर करेंगे कि वो वाला प्रोसेस जो पहले अराइव हुआ है हम उसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पे क्योंकि प्रायोरिटी इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, यहां पे हम अराइवल टाइम को अब देखेंगे। प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 2 है, प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 4 है, तो हम प्रोसेस 1 को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोसेस 1 को हमने लिया और इसे एग्जीक्यूट कर लिया। इसका बर्स्ट टाइम कितना है प्रोसेस 1 का, 3 सेकंड है, तो 9 + 3 हमारे पास क्या हो गया, 12। तो 12 तक ये प्रोसेस 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 5, सॉरी प्रोसेस 4। अब प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए प्रोसेस 3 को हमने यहां पे लिया। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3 बर्स्ट टाइम है, तो हमारे पास 3 बर्स्ट टाइम के साथ 12 जमा 3 हमारे पास 15 वैल्यू आ चुकी है। सबसे एंड पे जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला है जो प्रोसेस 4 है ये एग्जीक्यूट होगा। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, प्रोसेस 4 का 2 बर्स्ट टाइम है, तो इसलिए हम इसे 15 जमा 2 हमारे पास 17 जो है वो टोटल टाइम जो है वो आ चुका है तमाम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद। अब हम यहाँ पे इसके जो है एग्जिट टाइम को जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। प्रोसेस 1 का हमारे पास एग्जिट टाइम जो है वो 12 आ रहा है, ये देखें प्रोसेस 1 12 पे खत्म हो रहा है। प्रोसेस 2 जो है वो 4 पे खत्म हो रहा है, 4 पे। इसी तरह से प्रोसेस 3 जो है वो 15 पे खत्म हो रहा है। इसके बाद प्रोसेस 4 जो है हमारे पास ये 17 पे खत्म हो रहा है, और प्रोसेस 5 जो है ये खत्म हो रहा है 9 पे। तो हमारे पास टोटल जो टाइम था वो 17 सेकंड्स हमें लगे तमाम के तमाम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहां से भी आप इसे देख सकते हैं कि 4 और 4 जमा 3 7, 7 3 10, 10 और 3 5 15, 15 2 17, तो ये 17 टोटल जो है ये हमारे पास यहाँ पे टाइम आ चुका है। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम जो कंप्लीट टाइम होता है जो किसी भी प्रोसेस ने गुजारा है मेमोरी के अंदर, ये कैसे कैलकुलेट होता है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। इसी तरह से 4 - 0 = 4 क्या आ जाएगा। इसी तरह से 15 - 4 = 11 क्या आ जाएगा। इसी तरह से 17 - 5 = 12 क्या आ जाएगा। इसी तरह से 9 - 3 = 6 क्या आ जाएगा। वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम होता है कि वो वाला टाइम जो उसने मेमोरी में तो गुजारा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली टर्न अराउंड टाइम टोटल टाइम हमारे पास आ गया है। इसमें से जब हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे तो वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 - 3 हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास 4 - 4 = 0 आ गया। ये हमारे पास 11 - 3 = 8 आ गया। इसके बाद 12 - 2 = 10 आ गया, और 6 - 5 = 1 आ गया। अब ये हमारा टोटल वेटिंग टाइम आ गया। अब इनका जो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहें, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो इन तमाम को हम जमा करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज यहां पे आ जाएगी। इसी तरह से एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो इन तमाम को प्लस करके जब 5 पे डिवाइड कर देंगे, जिस तरह से 7 + 0 + 8 + 10 + 1/5। इसी तरह से इसे हम कर सकते हैं 10 + 4 + 11 + 12 + 6/5। तो ये इसका एवरेज टाइम आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन की अगर बात करें तो प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है इसमें हम उससे सीपीयू जो है वो ले लिया करेंगे वापस। जैसे ही कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस हमारे पास पहुंचेगा तो हम पिछले प्रोसेस से वो जो है सीपीयू जो है वो ले लिया करेंगे, गट कर लिया करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं। तो गैंट चार्ट में सबसे पहले देखें हमारे पास जो प्रोसेस मौजूद है यहाँ पे वो कौन सा है, वो सबसे पहले अराइवल टाइम जिसका 0 है हमारे पास प्रोसेस 1 है। तो प्रोसेस 1 को हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन के स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास कोई भी और प्रोसेस मौजूद नहीं है। तो प्रोसेस 1 को मैंने यहां से सबसे पहले स्टार्ट किया। प्रोसेस टाइम को मैंने अभी एग्जीक्यूट किया था कितना, 2 सेकंड तक। 2 सेकंड अभी मैंने प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट किया था। तो क्या हुआ
कि यहां पे हमारे पास प्रोसेस 2 आ गया 2 मिनट पे 2 सेकंड में हमारे पास प्रोसेस 2 आ गया था, जिसकी प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा थी प्रोसेस 1 से। प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी 3 थी, प्रोसेस 2 की हमारे पास प्रायोरिटी क्या है 1 है। तो मैंने इसे छोड़ा, 2 सेकंड के लिए ऐसे एग्जीक्यूट किया, यानी कि 10 बर्स्ट टाइम टोटल था, तो हमारे पास कितना रह गया 8 बर्स्ट टाइम इसका बकाया रह चुका था। तो यहां पे मैं इसे 8 कर देता हूं अब। तो इसके बाद मैंने शुरू कर लिया किसे, प्रोसेस 2 को। प्रोसेस 2 को मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, इसका बर्स्ट टाइम 1 था, तो ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया, 3 सेकंड पे ये कंप्लीट हो गया। तो ये प्रोसेस 2 जो है ये खत्म हो गया। अब हमारे पास इस वक्त 3 सेकंड पे हमारे पास कोई भी और प्रोसेस अभी तक नहीं अराइव हुआ, कोई भी और प्रोसेस। तो हमारे पास सिर्फ यही प्रोसेस बचा है, प्रोसेस 1 ही। हालांकि इसकी प्रायोरिटी जो है ये कम है बनिस्बत प्रोसेस 3 के, लेकिन प्रोसेस 3 कितने सेकंड पे आ रहा है हमारे पास 4 सेकंड पे आ रहा है। फिर हमें किसे प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्रोसेस 1 को मैंने 1 सेकंड के लिए जब चलाया, 4 पे पहुंचा, तो 4 पे हमारे पास अराइवल टाइम पे ज्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोसेस 3 आ चुका था। तो प्रोसेस 3 को मैंने यहां पे पकड़ा, मैंने प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और इसकी ये जो हमारे पास था प्रोसेस 1 था, ये 8 से कम रह के कितनी रह गई थी 7 रह चुकी थी। प्रोसेस 3 को मैंने अब शुरू किया, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 2, तो बर्स्ट टाइम 2 जो 4 से लेकर 6 तक ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस 3 जो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब 6 मिनट तक हमारे पास 6 सेकंड तक हमारे पास प्रोसेस 4 और प्रोसेस 1 जो है ये दोनों आ चुके हैं। अब प्रोसेस 1 जो है ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है प्रोसेस 4 से। तो फिर प्रोसेस 1 को मैंने एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट किया, कितना रहता था 7 रहता था, 6 + 7 कितना हो गया 13। तो ये 13 सेकंड तक प्रोसेस 1 जो है वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। अब 13 के बाद इसके बाद हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया, प्रोसेस जो है 1 भी एग्जीक्यूट हो गया। प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5 दोनों इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। तो प्रोसेस 4 जो है इसकी प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है, तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया प्रोसेस 4 को। इसका बर्स्ट टाइम कितना है 1 बर्स्ट टाइम है, तो ये कितने तक जाएगा 14 तक जाएगा। इसके बाद प्रोसेस 5 को मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। प्रोसेस 5 का बर्स्ट टाइम कितना है, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम थी, इसलिए सबसे एंड पे ये एग्जीक्यूट हुआ। इसका 5 बर्स्ट टाइम है प्रोसेस 5 का। तो ये टोटल हमारे पास कहां तक गया, ये 19 तक जो है ये टाइम चला गया सेकंड्स में। अगर हम इन बर्स्ट टाइम को कैलकुलेट कर लें तो ये 19 ही बनेगा। 10 + 1 11 और 13 14 14 + 5 19। तो ये हमारा इसका मतलब है कि गैंट चार्ट जो है वो ठीक बना है। 19 वो टोटल हमारे पास टाइम आ रहा है। अब हम एग्जिट टाइम की बात करते हैं। प्रोसेस 1 का एग्जिट टाइम हमारे पास क्या है, ये है 13 एग्जिट टाइम है। प्रोसेस 2 का एग्जिट टाइम जो है वो 3 है हमारे पास। इसी तरह से प्रोसेस 3 का एग्जिट टाइम जो है हमारे पास 6 है। इसके बाद प्रोसेस 4 जो है हमारे पास, इसका एग्जिट टाइम 14 है। इसी तरह से प्रोसेस 5 जो है हमारे पास, इसका एग्जिट टाइम कितना है 19। टर्न अराउंड टाइम जो है, टोटल टाइम जो मेमोरी में वो रहा है, क्या होता है एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। 13 - 0 = 13। इसके बाद 3 - 2 = 1। इसके बाद 6 - 4 = 2। इसके बाद 14 - 6 = 8। इसके बाद 19 - 8 = 11। इसके बाद हमारे पास वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम जो होता है ये क्या होता है कि वो वाला टाइम जो वो फारिग बैठा रहा है। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, टर्न अराउंड टाइम यानी कि टोटल टाइम में से अगर बर्स्ट टाइम को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है वेटिंग टाइम। टोटल टाइम टर्न अराउंड टाइम क्या है 13 माइनस बर्स्ट टाइम कितना था इसका 10, तो ये क्या है 3। इसके बाद ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम जो है ये 1 है। 1 - 1 = 0। इसके बाद 2 - 2 = 0। इसके बाद 8 - 1 = 7 और 11 - 5 क्या हो गया हमारे पास 6। तो ये हमारे पास टोटल वेटिंग टाइम आ चुका है। अब अगर हम इसकी बात करें वेटिंग टाइम के, एवरेज वेटिंग टाइम की और टर्न अराउंड वेटिंग टाइम की, तो ये इन तमाम को हम जमा करके तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर एक और इसका एक ड्रॉबैक है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का स्टूडेंट्स, एक ड्रॉबैक ये है कि जिस जिस तरह से हमारे पास प्रोसेसेस आते जा रहे हैं वो तमाम के तमाम प्रायोरिटी की बेस पे जो है वो एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। और यहां पे सबसे बड़ा लॉस क्या होगा कि वो वाला प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी बहुत जो है वो कम होती है वो स्टारवेशन का शिकार हो सकता है कि भाई उसे प्रोसेसर मिले ही ना, सीपीयू मिले ही ना, और वो वेट ही करता रहे, हाई प्रायोरिटी जो है वो आती रहे। जैसा कि आप ऑफिस में देखते हैं
कि जहां पे ज्यादा रिच पीपल या फिर ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग जैसे जैसे आते रहते हैं उन्हें तो सर्व किया जाता है, लेकिन आम पब्लिक जो है वो बेचारी बैठ के वेट करती रहती है कि हमारी बारी कब आए। और होता इस तरह से है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह से होता है कि उसकी बारी ही नहीं आती और वो स्टारवेशन का यानी कि कहत का शिकार हो जाता है। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो ये है, उसे एजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे एजिंग, AGING, एजिंग कहा जाता है। एजिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई प्रोसेस जो है वो ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे हम उसकी प्रायोरिटी जो है वो अप करते जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। और एजिंग को इस्तेमाल करते हुए हम किससे बच सकते हैं? स्टारवेशन से बच सकते हैं। तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का ये जो ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि जिसमें हमेशा जो हायर प्रायोरिटी वाले लोग होते हैं या हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस होते हैं उन्हें ही सर्व किया जाता है, दूसरों को सर्व नहीं किया जाता। तो इसका हल जो है वो एजिंग के सूरत में हम निकाल सकते हैं। तो वो खास टाइम फ्रेम के बाद जैसे जैसे कुछ जो हमारे पास प्रोसेस है वो ओल्ड होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी प्रायोरिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। उससे ये होगा कि उसकी भी बारी जो है वो आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की अच्छी तरह से समझ आई होगी और आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए प्रोसेस जो है वो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।